आपने वासेपुर, मिर्जापुर ऐसी फिल्में तो देखी होगी। आप इस सीन को देखो, ये सीन कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये कोई शूटिंग का सीन नहीं है। ऐसा नहीं है कि शूटिंग हो रहा है तब जाके ये चीजें हो रही है, ये सीसीटीवी फुटेज है। और ये घटना बिहार का है। बिहार में इस वक्त अपराध की खौफनाक सीजन चल रही है। बड़े बड़े ओटीटी वाले भी बिहार की हालत देख के हैरान है। हाल ही का मामला पटना के पारस अस्पताल का है, जहां फिल्मी स्टाइल में 5 बदमाश आए, किसी ने नहीं रोका, गोली चलाई, चंदन मिश्रा नाम के अपराधी को मार डाला। इतना सिक्योरिटी होने के बावजूद समझो कि अस्पताल के आसपास सिक्योरिटी तो होगी होगी। और पटना जैसे जगह में, पटना समझ रहे हो, बिहार का दिल है पटना, हार्ट, वहां पे खुलेआम अपराध हो रहा है। बिल्कुल जैसे मिर्जापुर में आया, अरे हम गुड्डू पंडित हैं, हमको कौन रोकेगा, ऐसे आया और ठोक के चला गया। इन दिनों बिहार में हत्या आम हो गई है। 15 दिन में 50 से ज्यादा हत्याएं हुई है, यानी हर दिन औसत 3 लोगों की जान जा रही है। प्रशासन का कहना है कि बेरोजगारी या किसान बिना काम के हैं तो अपराध बढ़ रही है, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा डरावना है। बिहार अब कानून का नहीं बंदूकों का राज्य बन गया है। पुलिस और प्रशासन लाचार है, अपराधी बिना डरे कहीं भी कत्ल कर दे रहे हैं, यहाँ तक कि अस्पताल में भी। चंदन मिश्रा खुद अपराधी था, पॉरेल पर बाहर आया था, लेकिन उसे अस्पताल में मार दिया गया। ऐसे अपराधी जो जेल में भी मर जाते हैं और जेल के बाहर आते हैं तो भी मारे जाते हैं। पुलिस बेबस नजर आ रही है और यहाँ पे पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। पटना के एसएसपी के माने तो ये गैंगवार है और ऐसी घटनाएं बिहार में आम बात हो गई है। सवाल ये है कि अगर सब कुछ गैंगवार ही तय करेगा तो कोर्ट पुलिस का क्या मतलब है भैया। कुछ बातें और थोड़ा तरीके से हम जानते हैं। बिहार वो बिहार जहाँ असल जिंदगी में अपराध की ऐसी खौफनाक सीजन चल रही है। कहते हैं अस्पताल में मरीजों को ठीक किया जाता है, चाहे वो अपराधी हो या देशद्रोही हो या दोषी हो या कोई दूसरे देश के एजेंट हो, वहां पे उसका इलाज किया जाता है। लेकिन अगर वही मर्डर का अड्डा बन जाए तो सोचो किस लेवल पे अपराध है बिहार में। वो स्थान जहां पर मरीजों की जान बचाने की कसम खाई जाती है, वहां पर 5 बदमाश फिल्मी स्टाइल में बिना डरे ना मुंह छिपाया ना बंदूक छिपाई, आते वक्त कुछ नहीं छिपाया और किसी ने नहीं रोका, न जाते वक्त किसी ने रोका। सीधे अस्पताल के कमरा नंबर 209 में घुसते हैं और 25 सेकंड में गोलियों की तड़तड़ाहट से अस्पताल को हिलाकर रख देते हैं। ऐसी तस्वीरें फिल्मों में दिखाई जाती है, लेकिन यह बिहार की वो हकीकत है जो चीख चीख कर कह रही है कि साहब बिहार में इन दिनों कत्ल वतल कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और सच कह रहे हैं हम, ये कोई हवाबाजी नहीं है। बिहार में बीते 15 दिनों में 50 से अधिक कत्ल हुए हैं, यानी एक दिन में 3 आदमी बिहार में लुढ़काया जा रहा है। इस मानसून में बिहार में पानी कम, खून ज्यादा बह रहा है। और माथा पकड़ने वाली बात यह है कि प्रशासन कह रहा है कि भैया मजदूर आदमी जो है वो खाली बैठा है, किसान खाली बैठा है, खलिहार हो गया, बरसात के महीनों में तो जाके कत्ल कर देता है। अरे भैया बरसात के मौसम में किसान खाली कब से बैठने लग गया है। थोड़ी देर के लिए तो मैं शॉक्ड हो गया कि यार ऐसा प्रशासन कैसे बोल सकता है, अपनी लापरवाही दूसरे के ऊपर कैसे थोप सकता है। क्योंकि 15 दिन में 50 घटनाएं आंकड़े नहीं है, चीखते विलखते घर है, उजड़ते सपने। एक ऐसा सिस्टम है जो या तो सो चुका है या बिक चुका है। और इसलिए आज हम कह रहे हैं कि बिहार अब राज्य नहीं है, बिहार एक शूटिंग रेंज बन गया है, जहां कानून की जगह बंदूक बोलती है और इंसान की जान की कीमत सिर्फ एक गोली जितनी रह गई है, सिर्फ एक गोली जितनी। पटना बिहार की राजधानी है, वो बिहार जो कभी सत्ता और प्रशासन का गढ़ था, आज अपराधी के हवाले हो चुके हैं। पारस अस्पताल के आईसीयू में गोलीबारी का जीता जागता और डरावना उदाहरण है। 5 शूटर फिल्मी स्टाइल में पहुंचते हैं, दिन दहाड़े घुसते हैं। चंदन मिश्रा नाम का एक अपराधी होता है, उसे मौत के घाट उतारकर निकल जाते हैं। सीसीटीवी में यह घटना कैद होती है। दुख की बात यह था कि आते वक्त उसको किसी ने नहीं रोका और जाते वक्त भी नहीं। चंदन मिश्रा खुद एक अपराधी था। ऐसा नहीं है कि जिसको मारा गया वो साधु आदमी था, वो भी एक अपराधी ही था। चंदन मिश्रा जिसने 10 आदमी का हत्या किया था। लेकिन सवाल यह है कि क्या बिहार में अपराध इतना बेलगाम हो गया है कि जेल के अंदर मरवा देते हैं, कभी जेल से बाहर निकलते ही मरवा देते हैं, कोई पॉरेल पर आए तो उनको मरवा देते हैं। और पुलिस इतनी बेबस है, ये पुलिस की नाकामयाबी है और बस शो ऑफ करने के लिए पुलिस अपनी ड्यूटी करती है बिहार में। आज के समय तो यही हो रहा है, क्योंकि बिहार में आम आदमी की जिंदगी की कोई कीमत नहीं बची। पटना के एसपी कार्तिकेय शर्मा कहते हैं कि जो चंदन था वो बहुत बड़ा अपराधी था और गैंगवार के चक्कर में उसे मारा गया। यानी पुलिस भी ऐसा लगता है कि मान चुके कि बिहार में संगठित अपराध है और इसमें मरते रहेंगे लोग, हम कुछ नहीं करेंगे, हम कितना ही बचा सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल चीज़ है और ऐसे ही मरते रहे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि साहब अगर गैंगवार ही सब कुछ तय करेगा तो कोर्ट पुलिस कचहरी क्या करेगी। और एसपी साहब आप कानून के रखवाले हैं, लेकिन आपके बयान से ऐसा लगता है कि आप लोगों ने या पुलिस ने बिहार में अपराधी के सामने हथियार डाल दिया है। अरे अस्पताल एक संवेदनशील जगह होती है साहब, गोलीबारी पुलिस की चुप्पी ये दर्शा देती है कि बिहार में सिस्टम दम तोड़ रही है। खैर ये तो कहानी है, इसके आगे एक ऐसा बयान सामने आया कि एडीजी साहब की तरफ से माथा पकड़ के बैठ जाएंगे कि क्या हो रहा है बिहार में। बिहार के एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णा उन्होंने हद पार कर दी। वो कह रहे हैं कि भाई साहब मई और जून महीना में बिहार में किसान के पास काम नहीं होता, इसलिए बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है। मतलब सच कहें तो इससे ज़्यादा बेतुका, अपमानजनक और शर्मनाक बयान क्या ही हो सकता है। किसान जो बाढ़, सूखा, कर्जा, आत्महत्या से जूझकर देश का पेट पालता है, उसे एडीजी साहब जो कहते हैं कि वो हत्यारा है, टेररिस्ट है, किसान को ही दोष दे रहे हैं। अरे अपराध का कारण ढूंढना है तो सिस्टम की नाकामी ढूंढिए, अपनी बेचारगी देखिए, बेरोजगारी देखिए,
करप्शन देखिए, संगठित माफिया देखिए। आपने अपना बिल सीधे किसानों पे फाड़ दिया और आम जनता पूछ रही कि साहब अगर जून जुलाई में यही हाल है तो हम लोग क्या करें। हालांकि बिहार सरकार और बिहार पुलिस इन दिनों आंकड़ा दिखा रही है। अब दो चीज होती है, एक होता है हकीकत रियलिटी और एक होता है परसेप्शन। परसेप्शन आंकड़ों के जरिए बनाया जाता है और रियलिटी जो रोज दिखाई पड़ती है। बिहार पुलिस कह रही है कि एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि बिहार में इस साल घटनाएं कम हो रही है, बिहार इस साल बेहतर स्थिति में है। लेकिन जो दिखाई पड़ा है वो ये कहता है कि इन आंकड़ों से सच्चाई बहुत दूर है। मगर यह दावे झूठे और यह वादा किताबी है। एनसीआरबी के आंकड़ों के जरिए कहा गया घटनाएं कम हुए हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जनवरी से लेकर जून के महीने में बिहार में 10,376 हत्याएं हुई। इस साल 2025 में हुई है, जो औसत प्रति महीने 29 हत्याएं, और ये आंकड़े इस महीने तक पहुंच रहे हैं। यानी हर दिन बिहार में कम से कम 3 लोग मरे जा रहे हैं। लेकिन पुलिस कह रही है कि पिछले साल के मुकाबले स्थिति बहुत बेहतर है। साहब मेरा मन किया पुलिस वाले को बोलूं, भैया आप रहने दो, हम अपना सुरक्षा खुद ही कर लेंगे, आप लोग बस सरकार का पैसा खाओ, मौज लो। 3 जुलाई को मधेपुरा के मुरलीगंज में सब्जी विक्रेता दिनेश दास और उनकी पत्नी भलिया देवी की जमीनी विवाद में हत्या हो गई। 4 जुलाई को पटना में कारोबारी गोपाल खेमका को मार दिया गया। इसके अलावा 6 जुलाई को दानापुर में स्कूल संचालक अजीत कुमार को मार दिया गया। पूर्णिया में एक ही परिवार के 5 लोगों को मार दिया गया। नालंदा में 2 लोग को मार दिया गया। बेतिया में हृदय मिश्रा को मार दिया गया। मुजफ्फरपुर में मुमताज अहमद को मार दिया गया। अररिया में अबू हुसैन को मार दिया गया। अररिया में अबू हुरैना को मार दिया गया। सिवान में 3 लोग, समस्तीपुर में सुरेश महतो और बेगूसराय में सुनील कुमार की हत्या कर दी गई। 7 जुलाई को मधुबनी में किसान बद्री यादव और वैशाली में सुरेंद्र झा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 8 जुलाई को भागलपुर में मोहम्मद सदाम, नौगछिया में साजन कुमार और नवादा में एक हत्या हुई। 10 जुलाई को पटना में बालू कारोबार रमाकांत यादव की हत्या हुई। जहानाबाद में शिवनंदन की हत्या हुई और समस्तीपुर में बुजुर्ग महिला की हत्या हुई। 11 जुलाई को पटना में विक्रम झा की हत्या हुई। मुजफ्फरपुर में एक व्यापारी की हत्या हुई और वेटनरी कॉलेज में एक छात्र की हत्या हुई। फिर 12 जुलाई को गया में 14 साल की बेटी और नालंदा में एक महिला की हत्या हुई। 13 जुलाई को पटना में वकील जितेंद्र महतो, सीतामढ़ी में एक व्यापारी और छपरा में शिक्षक की हत्या हुई। 14 जुलाई में बेगूसराय और खगड़िया में हत्या हुई। 15 जुलाई को नवादा में 16 साल की सेना की बेटी की हत्या हुई। ये सब हत्याएं लगातार हो रही है। अगर इन हत्याओं को देखकर आपके मन में ये लग रहा है कि साहब केवल गरीब आदमी मरे हैं या अपराधी मरे हैं, तो आप गलत हैं। बिहार में गोपाल खेमका की हत्या ने साबित कर दिया कि अमीर आदमी भी सुरक्षित नहीं है। गोपाल खेमका कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बड़े व्यापारी थे, बड़े बड़े नेताओं के साथ उठना बैठना था, लेकिन दिन दहाड़े उनको गोली मार दिया गया। पुलिस भी इस बारे में जानती थी। 7 साल पहले ऐसे ही उनके बड़े बेटे को भी मार दिया गया था। अब ये घटना बताती है कि ना आम आदमी सुरक्षित है ना बड़े आदमी। अपराधी किसी की हैसियत नहीं देखता, उनके लिए जान एक निशाना होता है। और बेवरू जेल तो महान है भैया। पटना की बेवरू जेल, जिसे पटना का तिहाड़ कहते हैं, आज अपराधी का गढ़ बन गया है। 4500 कैदी बंद है इस जेल में, और यही वो जेल है जहां से गैंगस्टर इसे हेडक्वार्टर बनाकर बैठे हुए। यहीं से हत्याएं की साजिश की जाती है। गोपाल खेमका हत्याकांड के बाद जब पुलिस ने छापामारी की तो पटना के इस जेल से मोबाइल, सिम कार्ड, डेटा केबल, फोन नंबर की लिस्ट, बहुत सारी चीजें बरामद हुई। अब सवाल यह कि इतनी व्यवस्था जेल के अंदर होती कैसे है। प्रशासन कह रहा है कि ये हैरानी है, लेकिन हम आपसे कह रहे हैं कि कोई हैरानी नहीं है। 2015 से 2025 के बीच में भी यहाँ पर खूब फोन बरामद हुई है। 2025 में गैंगस्टर की बैरक से स्मार्टफोन मिले थे। जनवरी में जेल अधीक्षक विच्छू कुमार के ठिकाने पर छापेमारी की गई, क्योंकि उन पर कैदियों की वसूली और गैंगस्टर को छूट देने की आरोप था। हर बार कुछ लोग सस्पेंड हुए और उस बार कुछ लोग सस्पेंड हुए, लेकिन फिर से वही खेल शुरू हो गया। अब सवाल यह कि जेल आज पटना में अपराधियों के लिए हेडक्वार्टर बन गई है। ऐसा नहीं है सिर्फ ये पटना की कहानी है, ये देश के अलग अलग जेलों का भी कहानी है। अगर आपके मन में ये सवाल है कि ये कैसे होता है, तो अगर मैं सुना दूं तो शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाए। क्योंकि अगर आपको लग रहा है गैंगस्टरों का पैसा आता है कहाँ से, क्योंकि आपके मन में ये सवाल जरूर चल रहा है गैंगस्टरों को पैसा मिलता कहाँ से, वो तो जेल में रहता है, उसके पास पैसा कहाँ से आता है। तो हम आपको बता दें कि अपराधी बड़े बड़े व्यापारियों, उद्योगपतियों को धमकाकर पैसे ऐंठते हैं। जो इनकार करता है उसे ठोक देते हैं। जेल प्रशासन की मिलीभगत होती है और इसी के चलते अपराधी को कुछ नहीं होता है। यहाँ तक कि जो पॉलिटिशियन होते हैं वो भी जेल के अपराधियों को ही पैसा भेजते हैं और वो अपने दुश्मनों का खात्मा करते हैं। वो अपने रास्ते में आ रहे अड़चनों को साइड कराते हैं। आपने भी देखा होगा ये जो घटना है अस्पताल वाली, यहाँ पर अपराधी डरे नहीं थे, वो अपना चेहरा दिखा कर जा रहे थे, मानो जैसे कोई खलनायक पिक्चर का संजय दत्त फिल्म का शूटिंग चल रहा हो, गुड्डू भैया हो मिर्जापुर का, और उसको खौफ पैदा करना था पूरे अपने जिला में। इसके जरिए उनका प्रचार प्रसार होता है और पुलिस प्रशासन इन्हें साथ देती है। साथ देने का असर है कि वे जेल के अंदर भी सुरक्षित होते हैं और जेल के बाहर भी। और कई बार जब जेल के बाहर असुरक्षित होते हैं तो वे जानबूझ के जेल के अंदर जाते हैं ताकि सुरक्षा
अंदर मिल जाए। जेल में गैंग्स का निर्माण सोची समझी रणनीति की तरह होती है। जब कोई नया कैदी आता है और डरा हुआ होता है तो गैंगस्टर उसको अपने गैंग में मिला लेता है, धमका के, डरा के। कांस्टेबल को पैसे देते हैं, उससे काम करवाते हैं। फिर उस कांस्टेबल को लगता है कि यार हमसे बड़ा आदमी तो यही है। फिर यहीं से गैंगस्टर नेता बन जाते हैं और यहीं से गैंगस्टर नेता बन जाते हैं और उन नेता को हमारा वोट जाता है, गरीबों का वोट जाता है। कई सारे ऐसे हैं जो जेल से निकलकर विधायक, सांसद, मंत्री बन जाते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में हमारे देश में 46% सांसद ऐसे थे जिसके सफेद कपड़े पे दाग था, जिसके ऊपर कोई ना कोई आरोप था। 31 पर हत्या, बलात्कार, किडनैपिंग के केस थे। बाकी आपको क्या लगता है, बिहार कभी सुधर पाएगा या बिहार की स्थिति ऐसी ही रहेगी? और बिहार में बदलाव कितनी जरूरी है, चाहे जो भी हो। लेकिन एक रियलिटी ये भी है कि बिहार में आज जो ये घटनाएं होती है उसके पीछे बेरोजगारी बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि और स्टेट में इतनी घटनाएं नहीं होती है क्योंकि वहाँ पे सबके पास रोजगार है और बिहारियों के पास रोजगार नहीं। तो इस बार उसी को वोट करें जो आपको रोजगार दे, जो ये कहे कि हम आपको यहीं पे रखेंगे, यहीं पे रोजगार देंगे और हम आपको अपराध करने से रोकेंगे, हम आपको काम देंगे, धंधा देंगे। बिहार में बेरोजगारी की वजह से लोग हथियार उठा लेते हैं, ये सच है। बाकी आपको क्या लगता है, बिहार कभी सुधरेगा या बिहार की स्थिति ऐसी रहेगी? कमेंट करके जरूर बताना।